बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में ही। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कुछ डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हमने ये चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस की थी विद डेंसिटी। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेकर आए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी हम कर रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर। आप सभी को पता है कि अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, उसकी बात करते हैं, है ना। कि मेटेलिक बॉन्ड जो बनाएगा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हम किसके बेस पर बताएंगे, वो हम बताएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बोला था, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन मेटल के। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उनमें मेटेलिक कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मेटल्स के पास है तो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये है मेटेलिक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हम ऐसे बात करेंगे। तो अभी मैंने थर्ड लिखी है जनरली। तो अगर हम कहें कि जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज। ये इंक्रीज है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन उसके क्या होता है, पेयरिंग होने लग जाती है, तो क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो फर्स्टली मिड तक क्या होंगे, इंक्रीज, और फिर क्या होंगे, डिक्रीज। अब हम बात कर लेते हैं कि किसका ज्यादा है, किसमें कम है मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर मैं बात करूं जिंक, ठीक है, नीचे सीरीज में कैडमियम, मरकरी, ये क्या है, मेटल्स तो है। ठीक है, मेटल्स तो है, लेकिन जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो अदर मेटल्स के कंपेयर में क्या होंगे, कम। अब आप सभी को पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हम कैसे बताएंगे। मेटल्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हम यही बात करते हैं जनरली, है ना। मेटल्स है तो हम क्या कहते हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं। तो इनमें क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये मेटल्स तो है। उनमें से जिंक और जो कैडमियम है ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हार्ड नहीं होंगे। अब इसका रीजन क्या है, मैंने अभी बोला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम हो गए, इनमें तो है ही नहीं, सारे पेयर्ड है, तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा। और मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता तो वो क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट नेचर के होंगे, हार्ड नहीं। जिनमें मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा उतने ज्यादा हार्ड होते हैं। बट अगर मरकरी की बात करें तो ये मेटल तो है, लेकिन ये हार्ड सॉफ्ट नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। मेटल्स जनरली सारे सॉलिड फॉर्म में है, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर बात करें जिंक से लेके कॉपर तक, या अदर भी नीचे बात करेंगे, तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक वो क्या है, मोस्टली ट्रांजिशन। और इनको हमने क्या बोला था, नॉन ट्रांजिशन। तो आपको फर्क भी दिख रहा होगा, सारे मेटल क्या है, हार्ड, बट ये क्या है, सॉफ्ट, और ये तो है ही लिक्विड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरली क्रोमियम एंड मैग्नीज की बात कर लेते हैं। क्यों, वो देखो, क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, और मैग्नीज में क्या है, 3d5 4s2 है। ठीक है, बात यहाँ किसकी हो रही है, डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। दोनों में क्या है, 5 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ तो 6 है, बट अगर डी के अंदर देखें तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है ना। तो इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो इनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एस से आया ना, तो एग्जैक्ट हाफ फील्ड तो ये है, ठीक है, नेचुरली ये ज्यादा प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्टली हाफ फील्ड, इसमें एग्जैक्टली तो 4 होने थे ना, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इसमें है। तो क्या होता है, टाइटली वो इलेक्ट्रॉन होल्ड होते हैं न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस से ये डी इलेक्ट्रॉन अगर होल्ड होंगे, ये पांचों इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, क्या ये अदर मेटल के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके लूज है, वो अदर मेटल के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो नहीं करेगा, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेटेलिक कैरेक्टर क्रोमियम में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीज। अगर मेटेलिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को कि यहाँ पर जब हम मिड तक जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दैट मीन्स मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है मेटेलिक बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए चला जाता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर दैट पेयरिंग होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लग जाते हैं। और जिंक कैडमियम क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। क्लियर है? तो ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 6 आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले की जो पॉइंट था वो हमने मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा था, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर आपसे 3D सीरीज में पूछे तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, क्रोमियम में, ठीक है। ऐसे ही अगर उससे नीचे वाले सीरीज में पूछे 4D में तो मॉलिब्डेनम के, ऐसे उससे नीचे पूछे तो टंगस्टन में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर हम ये बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना। और जो मेटेलिक बॉन्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बोला था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा, और मेटेलिक बॉन्ड जिसमें स्ट्रॉन्ग बना, उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उनका भी ऑर्डर क्या होगा, क्या होना है, मिड तक क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, आफ्टर दैट क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाएंगे। बच्चों सिर्फ ये एक पॉइंट पकड़ के चलना, इसके बेस पर आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। जितने भी कंसेप्शनल क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक से, मोस्टली कंसेप्शनल क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अभी आगे भी आपके पास कई चीजें आएंगी, उनसे भी आपको देखना होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्टली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, एंड उसके बाद डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो फर्स्टली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, देन उसके बाद क्या होने लग जाता है, वीक। तो अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके लो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर हम बात करें कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है, उनमें किसके ज्यादा होंगे, तो जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, किस किस में था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, और एक मैंने टंगस्टन बताया था। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होंगे, उन सीरीज में सबसे हाईएस्ट होंगे, ठीक है। अगर हम लोअर की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तो है ही, बट अगर हम बात करें जैसे कि क्रोमियम के बाद था मैग्नीज, देन आयरन, है ना। तो हमने कहा था मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, तो इस हिसाब से तो मैग्नीज में क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए आयरन से, बट एक्चुअल में मैग्नीज का लोअर होता है आयरन से। सेम एज इट इज इन दोनों के केसेस में भी जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उनका कम होगा, ठीक है। टेक्नीशियम एंड रीनियम, इनके भी क्या होंगे, इनके कंपेयर में बहुत ही कम अगले एलिमेंट से। तो इसका रीजन क्या है, होना चाहिए था ये, बट होता है ये नहीं होता। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैग्नीज में एग्जैक्ट हाफ फील्ड है डी के अंदर,
एग्जैक्ट हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्ट हाफ फील्ड इसीलिए क्योंकि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होंगे न्यूक्लियस से, है ना। तो जो मेटेलिक बॉन्ड था वो क्या बन रहा था, वीक, है ना। तो इसके कंपेयर में मेटेलिक जो बॉन्ड है वो वीक होता है, और वो वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इनके लो हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। यानी कि आपके पास ऐसे पीक आ रहा है कि स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद यहाँ पर किसका आएगा, मैग्नीज का, और मैग्नीज से जस्ट अबव रहेगा आयरन का। फिर इस टाइप से होता चला जाता है ना। तो यहाँ पर मैग्नीज का देखो ज्यादा आना चाहिए था, इवन ग्राफ ऐसे आना चाहिए था कि मैग्नीज ये है और आयरन ये है, बट होता ऐसे है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट हाफ फील्ड की वजह से मेटेलिक बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा, और वीक रहने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो आपको देखना है। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आता है, कलरेशन, मतलब कलर्ड होंगे या फिर कलरलेस होंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो कलरेशन है वो किस वजह से आती है वो, तो उससे पहले एक बार छोटी सी चीज, क्या कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं, आप सभी को पता, आप हमेशा ऐसे बनाते हो, है ना। एक्चुअल में ये अलग अलग है, एक डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर। बट ये सारे ऑर्बिटल्स जो है वो एक ही लाइन में है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। और जिन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। बट अगर हम इनको टेम्परेचर दे तो ये स्प्लिट आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपके ना नेक्स्ट यूनिट के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो ये क्या हो जाते हैं, सपोज इसका एनर्जी लेवल ये था, लेकिन ये क्या हो जाता है, स्प्लिट आउट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल नीचे चले जाते हैं और 2 ऑर्बिटल क्या चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर, है ना। मैंने आपको बताया था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड जो होते हैं तीनों, उनमें क्या होती है, जो लॉब्स होती हैं इन बिटवीन एक्सेस लाई करती हैं, इसलिए तीनों साथ रहेंगे। कौन कौन रहेंगे साथ साथ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक है, इसको हम नाम देते T2G, हम क्या देते हैं, एक्चुअल में दिया हुआ है, और इसको नाम देते हैं इजी, राइट। इस ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनकी जो लॉब्स होती हैं वो ऑन द एक्सेस लाई करते हैं, इसलिए दोनों साथ हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल ये था, एक्चुअल एनर्जी लेवल यही आ रहा है, बट 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम चली जाती है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जो पहले से ऑर्बिटल्स थे इनके ओरिजिनल जो थे उनके कंपेयर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने सपोज यहाँ भर दिया, सपोज इसके पास था D1, मतलब सपोज स्कैंडियम है तो D1 ही होगा ना, D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मैंने यहाँ भर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, जहाँ एनर्जी कम है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। बट हम क्या कह रहे हैं, इसको हीट किया तभी तो स्प्लिटिंग हुई, है ना। अब ये यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हीट बंद कर देंगे, हीट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में, जहां वो प्रेजेंट होता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट, और उससे जो हायर लेवल होता है वो क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड। तो जब वो जाता है T2G से अपनी ग्राउंड स्टेट से और अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है इलेक्ट्रॉन कोई भी, तो एनर्जी को यहाँ से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो गया भाई, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी तो कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ये बाहर गया। आपको कोई मोटिवेशन मिलता है, कोई पुश करता है कि इस चीज में पार्टिसिपेट करो, तब आपको फुल ऑन एनर्जी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तभी तो आप पार्टिसिपेट करते हो। खुद से तो आप करते ही नहीं। स्टडी के लिए भी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुछ तो बच्चे होते हैं ऐसे कि जो पढ़ लेते हैं, है ना। चलो
अब आप सोचोगे कि मैम एग्जाम्पल भी देखो यही दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तो चला गया, अगर आपने हीटिंग प्रोसेस बंद कर दी तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा अपने स्टेट में, ठीक है। कंटिन्यूअसली तो कोई चीज आप हीट कर नहीं सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, या हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। आप अपने घर से गए अपने मामा के घर, कितने दिन रह के आ जाओगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने ज्यादा से ज्यादा। आखिरकार आप अपने घर आते हो क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल जोन आपका क्या रहता है? आपका घर। सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या किया था? एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। अब इसका एनर्जी यहाँ पर कम है, इसके लेवल की लानी है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या कर देगा? एमिट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तब वो क्या करता है? एनर्जी को एज ए रेडिएशन रिलीज करता है, और जब रिलीज करेगा तो जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, है ना। जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, सॉरी वेवलेंथ होगी। तो इनकी वेवलेंथ देखकर हमें कलर का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, सपोज उसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है। सेम तो कर नहीं सकता है। आपको कोई चीज देते हैं कोई भी यूज करने के लिए, आप थोड़ी बहुत उसको यूज करके ही वापस करते हो। ये तो है नहीं एज इट इज दे दिया। पापा ने 2 टॉफी लाके दी, बेटा 2 चॉकलेट लो, तो भैया को भी दे देना, ये भैया को दे देना, तो आप क्या करते हो? 1 चॉकलेट रख लेते हो, 1 दे देते हो, है ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एज इट इज रिलीज नहीं होगी, वो इसने कुछ कंज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ बैठा था इसलिए। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ अलग होगी, ठीक है। और इसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, रेड या फिर ब्लू, ठीक है, इस टाइप से। तो सेम नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कलर आया, ये जो कलर आया किसकी वजह से आया बेटा? यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। बट ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ नहीं जा सकता। पेयरिंग हो चुकी है इनकी, ये स्टेबल हो चुके हैं, इसकी स्पिन +½ इसकी -½ अट्रैक्ट हो गए हैं, बॉन्डिंग बन गई है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ गया ना फिर से, है ना। मैंने आपसे बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बार बार आएगा। आप ये मान लो आपको परेशान करने आ रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं, आपकी परेशानी का हल है, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी कंसेप्शनल आएंगे उनमें आके घुसा देना, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा तभी तो एक्साइटेशन होगी, देन उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी और कलर आएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो क्या होंगे? कलर्ड होंगे। तो बच्चों D1 से लेके D9 तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कलर्ड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम D10 की बात करें, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है, पैलेडियम है, सेप्शनल केस आपने देखे थे, वो क्या होते हैं? कॉपर भी उसमें शामिल होगा मोस्टली, तो वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी अलग आ रही है ट्रांजिशन मेटल से, ठीक है। और रीजन यही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इनका, इसलिए इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे अनपेयर्ड है ही नहीं। आप सभी को समझ में आया होगा कि कलरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो कलरेशन में आपको यही समझाना होता है। अब बात आती है कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये कलर है और ये कलरलेस क्यों है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने ये कहा कि मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन जो होता है वो क्या होता है? कलर्ड होता है। बट जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या होता है? कलरलेस होता है। तो आप क्या कहोगे? जिंक 2 पॉजिटिव आयन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? 3d5 और यहाँ क्या आएगा? 3d10। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, इसलिए ये क्या होता है? कलरलेस। और ये क्या होगा? कलर। सिर्फ आपके पास जो भी क्वेश्चन
जरूरी नहीं है आयंस फॉर्म में दे दे, कंपाउंड फॉर्म में भी दे सकता है। तो कंपाउंड में आप क्या करोगे, ट्रांजिशन जो मेटल है ना उसको उठाओगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और फिर देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर आपको, मोस्टली ये क्वेश्चन मिलता है। टाइटेनियम है, H2O का होल 6 है, ठीक है, और यहाँ आपको दिया हुआ है 3 पॉजिटिव और आपसे ये कहते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कलर्ड होता है या कलरलेस होता है, एक्सप्लेन करो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइटेनियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर होता है न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा वही क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 पॉजिटिव। अब देखो टाइटेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 सॉरी 10 2 4s2, यही होता है ना, 3d2 4s2। अब 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए, इसका मतलब इसमें तो 0 बचा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसका मतलब इसके पास 1 बचा, ठीक है। इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, कलर्ड होगा। आप एक्सप्लेन करोगे, क्लियर। इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, देन वापस जब रिटर्न होगा तो क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करता है, और जिसकी वजह से इसका पर्पल कलर आता है इस कॉम्प्लेक्स का। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है, समझ आया। इस टाइप से आपको कोई ना कोई कंपाउंड्स मिलेंगे, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देन आपको आंसर करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसके अंदर आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स की, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स भी कंपाउंड भी बोलते हैं, तो अभी ये आगे ये भी समझ में आ जाएगा आपको। कलरेशन वाला क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब एक्चुअल में ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है क्या, तो ये चीज समझनी है आपको। देखो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अगर दें तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करें, ठीक है, उनसे दूर भागे, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर से हम देते हैं तो ये रिपल्शन शो करेंगे, और ये क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है, और ये भी अट्रैक्शन शो करते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या फिर, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो जब हम इसको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है, और फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाते हैं, फिर इनमें कोई भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। बट जो फेरोमैग्नेटिक है उनको अगर हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये अट्रैक्शन तो स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है, हम ये कह सकते हैं, इसके आगे आप ये लगा लो, स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करेगा। और अगर हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, ठीक है, रिमूव करने के बाद भी। तो समझ आया पहले तो ये पॉइंट। आप देखो ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं बट ये रिपल्शन शो कर रहा है, ऐसा क्यों, जिनके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, क्योंकि उनकी स्पिन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच हो गई है, तो एक्स्ट्रा जो भी आएगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि इसकी स्पिन पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन क्या है, प्लस हाफ ही है, तो ये माइनस चीज से क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा। बट अगर मैंने फुली फिल्ड कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो अट्रैक्शन शो करेगा ही नहीं उसके साथ में, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे सब्सटेंस होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर मैं कहूँ D1 से लेके D9 तक वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बट अगर मैं बात करूं D10 की तो वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है D10 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, D1 से D9 किसका होता है। समझ आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल था, ये भी किस पर डिपेंड कर रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे ये जो मेटल्स हैं इनकी ऑक्साइड्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इनके ऑक्साइड्स भी और एक खुद मेटल भी। जैसे आयरन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, मॉलिब्डेनम की बात करें और वेनेडियम के ऑक्साइड्स की बात करें, टाइटेनियम के ऑक्साइड्स की बात करें, मतलब जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है वो आपको देखना है। तो फर्स्टली तो मैं आपसे कहूंगी कि जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है वो किस वजह से शो होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल हमेशा ध्यान रखना। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, सेम वेकेंट डी ऑर्बिटल भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस होने से ऐसा क्या हो जाएगा, देखो इनके पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर हमने कोई रिएक्टेंट लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ट्रांजिशन मेटल डाल दिया, तो ट्रांजिशन मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है और जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा। तो उसके साथ क्या हो रही है, एक टाइप से बॉन्डिंग हो रही है ना, बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब कर रहा है। एड्सॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होने के चांसेस होते हैं, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे क्या होगा वो देखो, यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, वेरिएबल का मतलब बहुत सारी, हम कहते हैं ना कि +2 से लेके +5 +7 ऐसे, तो +3 +4 +5 इस टाइप से शो करते रहते हैं ना, ये वेरिएबल होते रहते हैं। तो वेरिएबल से क्या होगा, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो रिएक्टेंट से कंबाइंड होके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जहां पर इंटरमीडिएट बन जाता है वहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी लो होने की वजह से आप सभी को पता है, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, याद हो तो, कि आपके पास ये ग्राफ आते हैं दो, सपोज कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है EA विदाउट कैटलिस्ट। जैसे ही कैटलिस्ट डाल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो एक न्यू पाथ मिल जाता है जो कि क्या होता है, शॉर्ट, और रिएक्टेंट फास्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या करेगा, जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फास्टली क्या करेगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, जिसकी वजह से पाथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट और देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो एक्चुअल में यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, एक्चुअल में रोल होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, लार्ज। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं तो वो अपने आप में एक लार्ज है। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज होने की से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा, लार्जर क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना लार्जर होगा क्या होगा, सपोज करो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया लार्ज है, तो जो रिएक्टेंट सॉरी कैटलिस्ट, तो रिएक्टेंट जो है वो इससे क्या हो जाएगा,
इसके साथ अटैच हो जाएगा या हम कहेंगे एड्सॉर्ब हो जाएगा, और जितना फास्टली एड्सॉर्ब होगा वो उतना ही फास्टली प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको 3 पॉइंट्स मेन है ध्यान रखने हैं। अगर पूछे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, सिंपल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इट्स प्रोवाइड सरफेस एरिया, या फिर हम ये कहें इट्स प्रोवाइड टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर मेटल या एलिमेंट या एटम। ठीक है, एंड रिएक्टेंट फास्टली चेंजिंग टू प्रोडक्ट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड पॉइंट बता देंगे, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या करेगा, इट्स फॉर्म द इंटरमीडिएट एंड लो एक्टिवेशन एनर्जी करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, तो रिएक्टेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फास्टली और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअल में, एक सेंट्रल मेटल होता है, सपोज ये सेंट्रल मेटल है और इसके सराउंडिंग में कुछ ग्रुप्स होते हैं या स्पीसीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जो भी है उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। एल मतलब लिगेंड्स। ठीक है, सराउंडिंग, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। एक्चुअल में ये लिगेंड्स जितने भी होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड these compounds are called coordination compound and also known as complex। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी तो टेंडेंसी होनी चाहिए, और ये एक्सेप्ट कब करेगा, जब इसके पास ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, खाली, बिल्कुल खाली, क्योंकि पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इन जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, अगर उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, डी ऑर्बिटल, तो क्या करेगा वो, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में इनके पास होता भी है, तभी तो करते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड वन, ये जो सेंट्रल मेटल है, सपोज करो इसका साइज क्या है, लार्ज, बड़ा साइज है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपल्शन करेंगे तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। तो साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल, और आप सभी को पता भी है कि इनका साइज स्मॉल होता है, एटॉमिक रेडियस आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वो क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज द इम्पॉर्टेंट, इनका जो चार्ज बाय साइज रेशो है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, चार्ज बाय साइज रेशो जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, टाइटली होगी। ठीक है, या सिंपल वे में मैं कहूं कि जो मेटल है उन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिंपल है भाई, चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिए हैं, साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसीलिए कहा मैंने चार्ज बाय साइज रेशो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, समझ आई ये चीज। तो इसकी इन तीनों की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं ये। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर कि ये क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि हार्ड होती है, सॉलिड होती है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये होती है कि ये लैटिसाइट होती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ये लैटिसाइट्स होती हैं और इनमें क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है और मेटल क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और मेटल आयन यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लैटिसाइट के अंदर। तो आपने क्या देखा कि जो लैटिसाइट्स है उनके बीच में एक फ्री स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला। ये फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, या साइट्स भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। तो ये खाली तो है। अब यहाँ पर कोई भी स्मॉल साइज का एलिमेंट आकर एग्जिस्ट कर सकता है, और जब स्मॉल साइज का एलिमेंट आएगा तो इसका मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग ही तो हो रही है, और बॉन्डिंग होगी तो वो क्या होगी, हार्ड होगी, मतलब वो और ज्यादा हार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर नॉर्मल हम बात करें कि ये ट्रांजिशन मेटल है और अगर इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो दोनों में से हार्ड नेचर किनका होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो फ्री स्पेस है ना। तो कोई चीज अंदर से खोखली होगी तो वो कहाँ हार्ड होगी, देखने में सॉलिड है, लेकिन एक्चुअल में ये जो स्पेस है वो भी भर जाएगा, ठीक है। तो भरने के बाद बॉन्डिंग और टाइट हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा कौन, स्मॉल साइज का एलिमेंट, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये स्मॉल साइज के होते हैं, ये इजीली यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जब स्मॉल साइज का एलिमेंट इंटरस्टिशियल साइट्स पर आकर एग्जिस्ट करता है तो उनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। मैं डेफिनेशन में लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ताकि आप उसको अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सको, ठीक है। लिखवाने से कुछ नहीं, रट्टे वाली बात है बच्चों, पहले समझो उस चीज को फिर अपने वे में लिखो। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है ट्रांजिशन मेटल की, इट्स हैव interstitial sites and these sites are occupied by the small size atom like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen etc. and these formed interstitial compound, ठीक है। and interstitial जो भी compounds होंगे वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, हार्ड के साथ साथ में क्या होंगे, वो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। और जब हार्डनेस और भी ज्यादा आ गई तो वो रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ये क्या होंगे, केमिकल इनर्ट होंगे, ये फिर आगे रिएक्शन शो नहीं करेंगे कि इनमें बॉन्डिंग और टाइट हो गई, लूज है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो ये केमिकली क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते, क्यों, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो उसको अट्रैक्ट करके रखता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंडक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आता है एलॉयज फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये एलॉयज फॉर्मेशन क्यों करते हैं ट्रांजिशन मेटल, आप सभी को पता है, मैंने बोला भी था, मेटलिक मेटलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद के मेटल के साथ की बजाय दूसरे मेटल के साथ भी तो बॉन्डिंग कर सकता है, और एक्चुअल में वो बॉन्डिंग करेगा तो उसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल एक आयरन है, ठीक है, एक वो क्या कर रहा है, एलॉय बना रहा है किसी अदर मेटल के साथ, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर एलॉय में क्या होता है, मेटल मेटल के बीच या मेटल और मेटल के बीच में भी बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे आपने पढ़ा है कॉपर जिंक है, ब्रश वाला भी पढ़ा हुआ है आपने इस टाइप से, तो मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये जो कोरोजन प्रोसेस है वो इनमें नहीं हो पाती है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अदर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कोरोजन से बचेगा, ठीक है। बट ये इसमें होगा, आयरन में तो रस्टिंग होती है, अदर मेटल ले लो, कॉपर ले लो, तो कोरोजन हम बोल सकते हैं, आयरन में ओनली रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एलॉयज फॉर्मेशन भी करते हैं, बिकॉज इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं, पहले इनको हम मेल्ट करते हैं, हीटअप करके, देन कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ये वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दो मेटल को मिक्स करके हम मेल्ट करते हैं, तो फिर वो दोनों जब ठंडे होंगे तो वो क्या कर लेते हैं, एलॉय की फॉर्मेशन इजीली कर लेते हैं, ठीक है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ट्रांजिशन मेटल्स ही ऐसे हैं जो एलॉयज की फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया एंड हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या मेटेलिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। क्लियर है? तो इसी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कंप्लीट, आपकी क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कंप्लीट हुई है ना, आपकी थोड़ी ना कोई प्रॉपर्टी करवा रहे हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।